नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज की हमारे नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सी टेट में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। तो इस सीरीज को यदि आप लोग देखते हैं तो एग्जाम में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है मित्रों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सी टेट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की इस सीरीज को। और यहाँ पे मैं प्रश्न दूंगा और प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना रहेगा दोस्तों। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बाल विकास से क्या अभिप्राय है। तो इसमें देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है। केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि विकास, या केवल सामाजिक विकास। तो इसका आंसर आप लोग के हिसाब से क्या होगा, तो आप लोग इसको जरूर बताएं। तो देखिए इसका आंसर होगा केवल, जहां लगा रहेगा दोस्तों। तो ये तो आप लोग ट्रिक अभी लगा लीजिए कि सीटेट एग्जाम में जहां केवल दिया रहेगा, जिन प्रश्नों में 90% प्रश्नों का आंसर आप लोग उसका गलत ही होगा, उस ऑप्शन, वह ऑप्शन। ठीक है, ये मतलब एक ट्रिक है। केवल दे दिया, जैसे केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक वृद्धि, तो ये केवल लगाया है यानी ये गलत होगा। विकास का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सी पे। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो दोनों समान है। क्या वृद्धि और विकास दोनों समान है। वृद्धि गुणात्मक है, यानी कि वृद्धि जो है वो गुणात्मक है, केवल गुणों में वृद्धि होती है। विकास मात्रात्मक है। विकास आपका एक लंबाई बढ़ाता है या मोटा आपको करता है, मोटापा बढ़ता है या लंबाई बढ़ती है, तो इसको विकास कहेंगे। या वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है, यानी वृद्धि जो होती है मात्रात्मक, लंबाई में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, उम्र में वृद्धि हो जाती है, तो यह वृद्धि होता है। और विकास जो होता है गुणों में, यानी गुणात्मक होता है, यानी कि आदमी का जो दिमाग होता है वो विकसित हो जाता है, दिमाग का विकास हो जाता है, पर्सनैलिटी का विकास हो जाता है। तो यानी इसका आंसर दोस्तों होगा वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आंसर भी दे सकते हैं, डी आंसर दिया है। अब आ रहे हैं प्रश्न नंबर 3 पर कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो स्कीनर, पियाजे, फ्रॉबेल या थॉर्नडाइक। कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर सभी लोगों को मालूम है दोस्तों, पियाजे होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे हमारे पियाजे साहब। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन अब देखेंगे कि पियाजे के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है। संज्ञानात्मक विकास का अवस्था पियाजे दिए हैं, और पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कौन सी है। पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, संवेदी गत्यात्मक है या औपचारिक संक्रियात्मक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर दोस्तों होगा सी, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार पहली अवस्था कौन सी हुई, तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे, 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, सीखने की सही परिभाषा क्या है। मतलब सीखने की परिभाषा पूछ रहा है, सीखना किसको कहेंगे। तो जन्मजात व्यवहार, अभ्यास से थकान की तरफ, अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोगों को भी यह मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी धीरे धीरे हमको अनुभव, जीवन भर अनुभव होता रहता है। जो भी हम नया काम करते हैं, जो भी नया देखते हैं, जो भी नया सुनते हैं, तो अनुभव बन जाता है, और अनुभव के साथ साथ हम लोग सीखते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 5वां का आंसर हो जाएगा सी, अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। अब आइए यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है, यानी कि बुद्धि को जो परीक्षण किया जाता है, बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, उसके जनक कौन है। तो टरमैन दिया है, गिलफोर्ड दिया है, अल्फ्रेड बीने और स्पीयरमैन।
टर्मेन, गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बीने और स्पीयरमैन, इनमें से कौन है? जो स्पीयरमैन तो नहीं है, सभी को मालूम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने, यानी सी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्फ्रेड बीने जो है वही इस बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं। आइए 6 क्वेश्चन हो गया ना। अब 7वां, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है आप लोगों को मालूम ही होगा, जो भी हमारे साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आंसर मालूम होना चाहिए। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, इंटेलिजेंस क्वोशेंट और इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाला तो दोनों ए और डी खत्म हो जाएगा, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे, कोलबर्ग, बंडूरा या ब्रूनर, कौन ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था कि बच्चा जो है या आदमी जो है कहाँ पे सीखता है? तो वह समाज से ही सीखता है, समाज में रहकर सीखता है और समाज से सीखता है। तो इस सिद्धांत के जनक कौन है? पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं, बंडूरा हैं या ब्रूनर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसके जन्मदाता, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जन्मदाता हैं ब्रूनर। 8 प्रश्न हो चुके हैं। उसका अगला प्रश्न है दोस्तों, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ साथ पढ़ाना। यानी केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं आप स्कूल में, जो अच्छे बच्चे हैं उनको, केवल जो दिव्यांग है उनको दे रहे हैं, वह समावेशी है। सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ा रहे हैं, यह समावेशी है। सभी बच्चों को साथ साथ पढ़ा रहे हैं, यह समावेशी है। तो इसका आंसर तो सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि इसका आंसर होगा सभी बच्चों को साथ साथ पढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी कि जो गरीब है, कमजोर है, दिव्यांग है, ठीक है, और जो तेज है, उन सबको, लड़के लड़कियों को और दिव्यांग बच्चों को और अन्य बच्चों को मिला के एक साथ पढ़ाना, उसको कौन सी शिक्षा कहते हैं? तो समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? खेल विधि के जनक कौन है? तो सभी लोगों को मालूम है, मोंटेसरी, फ्रोबेल, पियाजे और विवेकानंद, ठीक है। तो खेल विधि के जनक यही है, फ्रोबेल जी। खेल विधि के जनक फ्रोबेल हुए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? अभिप्रेरणा दंड से है, प्रेरणा शक्ति से है, थकान से है, भूलने से है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत किससे है जी? तो इसको देखेंगे, ये होगा आपका प्रेरणा शक्ति से या दंड से होना चाहिए। तो अभी इसको देखेंगे थोड़ा, प्रेरणा शक्ति से। अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? तो प्रेरणा शक्ति से है। अभिप्रेरणा मन किसी कार्य को करने की हम लोग का मतलब उसमें रुझान हो जाता है, उसकी तरफ झुकाव हो जाता है कि इस काम को हमको करना है, और यह क्यों हो रहा है? तो अभिप्रेरणा शक्ति के कारण होता है, तो इसी को अभिप्रेरणा का संबंध कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? रचनावाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रटने से है, दंड से है, ज्ञान निर्माण से है, अनुकरण से है। तो रचनावाद यानी कि क्रिएटिविटी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये तो हम सबको आसानी से यह बात जानकारी है कि ज्ञान निर्माण से है, ज्ञान निर्माण से इसका संबंध है। सी उसका आंसर होगा। रचनावाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ज्ञान निर्माण से है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र कौन होता है? यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में कौन केंद्र होगा? तो ये तो प्रश्न से ही हमको समझ में आ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में कौन इसके केंद्र में होगा। पाठ्यक्रम होगा, शिक्षक होगा, पाठ्यक्रम होगा, शिक्षक होगा, विद्यालय होगा, बालक होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक ही इसके केंद्र में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? स्मरण शक्ति से, तर्क से, भावनाओं की समझ व नियंत्रण से, भाषा से।
भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो स्मरण शक्ति से है, तर्क से है, भावनाओं की समझ व नियंत्रण से है या भाषा से है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति से, तर्क से, भावनाओं की समझ व नियंत्रण से। तो भावनात्मक विकास यहीं पे होता है, भावनाओं की समझ व नियंत्रण से। इसका आंसर यही होगा, भावनाओं की समझ व नियंत्रण से। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुनर्बलन का प्रयोग किसके लिए होता है? पुनर्बलन का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यवहार को कमजोर करने हेतु, व्यवहार को मजबूत करने हेतु, दंड देने हेतु या भूलने हेतु। तो हम सभी को मालूम है कि पुनर्बलन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो उसी क्रिया को बार बार दोहराने के लिए कोई काम किया जाता है, उस काम पुनर्बलन की क्रिया की जाती है। जैसे कोई बच्चा यदि पढ़ नहीं रहा है तो उसको बार बार हम लोग क्या करेंगे, कोई टॉफी दे देंगे या कोई खेल खिला देंगे, और मतलब इससे वह पुनर्बलित हो जाएगा कि यह हमको, जब मैं पढ़ लूंगा तो मुझको यह चीज मिलेगा। ठीक है, तो व्यवहार को और मजबूत करने के लिए, जैसे एक बार उसने 10 नंबर लाया तो हम लोग उस पे क्लास में ताली बजवा दिए, तो इससे क्या होगा, बच्चा का व्यवहार मजबूत हो जाएगा, यानी कि बच्चा दोबारा करना चाहेगा कि फिर से ताली हमको सुनने के लिए मिलेगा, मतलब हमारी प्रशंसा होगी। तो व्यवहार मजबूत करने के लिए पुनर्बलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं हम। खोज अधिगम सिद्धांत किसने दिया? खोज अधिगम सिद्धांत यानी खोज कर कोई आदमी सीखता है, खोज कर सीखता है। तो स्किनर, ब्रूनर, पियाजे, थॉर्नडाइक। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, ब्रूनर। खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर ने दिया। खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो अकेले रहना, समाज से समायोजन, पढ़ना लिखना और खेलना। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो अकेले रहना है, समाज से समायोजन है, पढ़ना लिखना है या खेलना है। तो सामाजिक विकास यानी कि समाज में रहकर समाज के साथ साथ जो विकास हम लोगों का होता है, तो उस विकास को क्या कहते हैं? तो उस विकास को हम लोग कहते हैं दोस्तों सामाजिक समायोजन, यानी समाज के साथ रहकर जो विकास होता है उसको सामाजिक विकास का अर्थ यही हो, सामाजिक समायोजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? बाल मनोविज्ञान, प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि शिक्षक का, समाज का, बालक के व्यवहार का, पाठ्यक्रम का। तो इनमें से किसका अध्ययन करता है? तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान। इसीलिए बना हुआ ही है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करेगा, उनमें उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा और नए नए तरीके खोजेगा जिससे कि बच्चे और बेहतर से सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जाता है प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे या पिछड़े बच्चे। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कौन सा बच्चा कहा जाता है? तो हम सभी को मालूम है कि वो ऐसे बच्चों को दिव्यांग बच्चा कहा जाता है। ठीक है, अब अपाहिज शब्द का प्रयोग नहीं करना है, उसके लिए कौन शब्द का प्रयोग करना है? दिव्यांग बच्चे। स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, तो इनको दिव्यांग बच्चा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जाता है दिव्यांग बच्चे, और नहीं इसका सी। ठीक है, अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो आदेश देना है, दंड देना है, मार्गदर्शन करना है या डराना है। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आदेश देना, दंड देना, मार्गदर्शन करना या डराना। ठीक है, तो डराएगा जी, जो शिक्षक डराएगा वह पढ़ाएगा क्या? ठीक है, जो शिक्षक दिन भर बच्चों को पीटेगा यानी दंड देगा वह भी नहीं पढ़ा पाएगा। और आदेश देना, दिन भर कहते रहिए कि पानी लाओ जी, कचरा साफ करो, ये करो, ठीक है, झाड़ू लगाओ, तो वैसा भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो शिक्षक का मुख्य काम है, शिक्षकों को रखा गया है मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक है, यानी बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक रहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। और उसके बाद से आज के एपिसोड में हमारा 20 ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप लोगों को हमारा यह आज का एपिसोड कैसा लगा? सीटेट के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसको हम लोग आगे ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, ठीक ना।
जब तक 8 फरवरी तक सीटेट की परीक्षा है, तो आप लोग इसको रेगुलर देखिए और इसमें जो सुझाव हो उसको भी दीजिए। ठीक है दोस्तों, 2026 की तैयारी हम लोग सीटेट एग्ज़ाम की कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।